नमस्कार दोस्तों। कहानियों के कलरव में आज हम सुनेंगे मंटू जी की कहानी एक खत। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा लंबा खत मिला, जिसे मैंने 2 बार पढ़ा। दफ्तर में इसके एक एक लफ्ज़ पर मैंने गौर किया और शायद इसी वजह से उस दिन मुझे रात के 10 बजे तक काम करना पड़ा, इसीलिए कि मैंने बहुत सा वक्त इस सोच विचार में जाया कर दिया। तुम जानते हो, इस सरमाया परस्त दुनिया में अगर मजदूर निश्चित वक्त के एक एक लम्हे के बदले अपनी जान के टुकड़े तौलकर ना दे तो उसे अपने काम की मजदूरी नहीं मिल सकती। लेकिन यह रोना रोने से क्या फ़ायदा। शाम को अजीज़ साहब, जिनके यहाँ मैं आजकल ठहरा हुआ हूँ, दफ्तर में तशरीफ़ लाए और अपने कमरे की चाबियाँ देकर कहने लगे, मैं ज़रा काम से कहीं जा रहा हूँ, शायद देर में आना हो, इसीलिए तुम मेरा इंतज़ार किए बिना चले जाना। लेकिन फिर फ़ौरन ही उन्होंने चाबियाँ जेब में डाली और कहने लगे, नहीं, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं 10 बजे तक लौट आऊँगा। दफ्तरी काम से फारिग हुआ तो 10 बज चुके थे। सख्त नींद आ रही थी, आंखों में बड़ी प्यारी सी गुदगुदी हो रही थी। जी चाहता था कुर्सी पर ही सो जाऊं। नींद की इसी झोंक में 11 बजे तक मैंने अजीज साहब का इंतज़ार किया, पर वे ना आए। आखिर थक कर मैंने घर की राह ली। मेरा ख्याल था कि वे उधर ही उधर चले गए होंगे और आराम से सो रहे होंगे। धीरे धीरे आध मील का फासला तय करने के बाद मैं तीसरी मंजिल पर चढ़ा और जब अंधेरे दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया तो लोहे के ताले की ठंडक ने मुझे बताया कि अजीज़ साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए। सीढ़ियाँ चलते समय मेरे थके हुए अंग सुकून भरी नींद को महसूस करके और भी ढीले हो गए थे, और जब मुझे निराशा का सामना करना पड़ा तो और शिथिल हो गए। देर तक काठ की सीढ़ी की एक जीनी पर सिर को घुटने में दबाए मैं अजीज़ साहब का इंतज़ार करता रहा, पर वे ना आए। आखिरकार थक हार कर मैं उठा और 3 मंजिलें उतरकर नीचे बाज़ार में आया और ऐसे ही टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते पुल पर जा निकला, जिसके नीचे से रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं। इस पुल के पास ही एक बड़ा चौक है। यहाँ लगभग आध घंटे तक मैं बिजली के एक खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा और अपने सामने नीम रोशन बाजार को इस उम्मीद पर देखता रहा कि अजीज़ साहब घर की तरफ लौटते नज़र आ जाएंगे। आध घंटे के बाद, इस इंतज़ार के बाद, मैंने अचानक सिर उठाकर खंभे के ऊपर देखा। बिजली का कुमकुमा मेरी हंसी उड़ा रहा था, जाने क्यों। थकावट और नींद के झोंके की वजह से मेरी कमर टूट रही थी और मैं चाहता था थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। बंद दुकानों के चबूतरे मुझे दावत दे रहे थे, पर मैंने उनकी दावत कबूल नहीं की और चलता चलता पुल की पथरीली मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। चौड़ा बाजार बिल्कुल खामोश था, आना जाना लगभग बंद था। अलबत्ता कभी कभी दूर से मोटर के हॉर्न की रोनी आवाज़ खामोश फिज़ा में कंपन पैदा करती हुई ऊपर की तरफ उठाती थी। मेरे सामने सड़क के दोनों ओर बिजली के ऊंचे खंभे दूर तक फैले चले गए थे, जो नींद और उसके एहसास से अनजान लगते थे। उनको देखकर मुझे रूस के मशहूर कवि म्यातलफ के नज़्म के कुछ शेर याद आ गए। यह नज़्म चिरागे राह के नाम से समर्पित की गई है। म्यातलफ सड़क के किनारे झिलमिलाती रोशनियों को देखकर कहता है, ये नन्हे दीप, ये नन्हे सरदार सिर्फ अपने लिए चमकते हैं। जो कुछ ये दिखते हैं, जो कुछ ये सुनते हैं, किसी को नहीं बताते। रूसी कवि ने कुछ ठीक ही कहा है। मेरे पास ही 1 गज के फासले पर बिजली का खंभा गड़ा था और उसके ऊपर बिजली का एक चंचल आंखों वाला कुमकुमा नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखें रोशन थी, पर वह मेरे सोने की बेचैनी से बेखबर था। उसे क्या पता मुझ पर क्या बीत रही है। सिगरेट सुलगाने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो तुम्हारे वज़नी लिफाफे पर हाथ पड़ा।
जहन में तुम्हारा खत पहले से ही मौजूद था। चुनांचे मैंने लिफाफा खोलकर बसंती रंग के कागज निकालकर उन्हें पढ़ना शुरू किया। तुम लिखते हो, कभी तुम शैतान बन जाते हो और कभी फरिश्ता नजर आने लगते हो। यहाँ भी 2-3 आदमियों ने मेरे बारे में यही राय कायम की है और मुझे यकीन सा हो गया है कि मैं सचमुच 2 सीरतों का मालिक हूँ। इस पर मैंने अच्छी तरह गौर किया है और जो नतीजा निकाला है वह कुछ इस तरह बयान किया जा सकता है। बचपन और लड़कपन में मैंने जो कुछ चाहा वह पूरा ना होने दिया गया। यूँ कहो कि मेरी ख्वाहिशें कुछ इस तरह पूरी की गईं कि उनकी पूर्ति मेरे आंसुओं और मेरी हिचकियों से लिपटी हुई थी। मैं शुरू से ही जल्दबाज, जज्बाती और तुनक मिजाज रहा हूँ। अगर मेरा जी कोई मिठाई खाने को चाहा है और वह चाह ऐन वक्त पर पूरी नहीं हुई तो बाद में मेरे लिए उस खास मिठाई में कोई स्वाद नहीं रहा। इन बातों की वजह से मैंने हमेशा अपने गले में एक कड़वाहट सी महसूस की है और इस तलखी की शिद्दत बढ़ाने में इस दुखद सच्चाई का हाथ था कि मैंने जिससे प्यार किया बल्कि मेरी इस कमजोरी से ज़बरदस्ती नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। वे मुझसे छल कपट करते रहे और मज़ा यह है कि मैं उन तमाम दगाबाजियों के एहसास के बावजूद प्यार करता रहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वे अपनी हर नई चाल की कामयाबी पर बहुत खुश होते थे कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना लिया और मेरी बेवकूफ़ी देखो, मैं सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ़ बन जाता था। जब इस सिलसिले में मुझे हर तरफ से निराशा हुई, यानी जिस किसी को मैंने दिल देना चाहा उसने मेरे साथ धोखा किया, तो मेरा मन बुझ गया और मैंने महसूस किया कि मैं रेगिस्तान में एक भौरे की तरह हूँ जिसे रस चूसने की नज़र की हद तक कोई फूल नज़र नहीं आ सकता। लेकिन इसके बावजूद मैं प्यार करने से बाज ना आया और हमेशा की तरह किसी ने भी मेरी इस भावना की कद्र न की। जब पानी सिर से गुजर गया और मुझे अपने तथाकथित दोस्तों की बेवफाइयों और लापरवाहियाँ याद आने लगी तो मेरे सीने के अंदर एक हलचल सी मच गई। मेरे वजूद के जज्बाती, लाजवाल और मुखर हिस्सों में एक जंग सी छिड़ गई। मेरा मुखर वजूद इन लोगों की घटिया और घृणित मानते हुए और अपनी पिछली घटनाओं की तकलीफदेह तस्वीर दिखाते हुए इस बात की मांग करता था कि मैं औरों के लिए अपना दिल पत्थर का बना लूं और मोहब्बत को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकूं। लेकिन जज्बाती वजूद उन तकलीफदेह घटनाओं को दूसरे रंग में पेश करते हुए मुझे फ़ख्र करने पर मजबूर करता था कि मैंने ज़िंदगी का यही रास्ता अपनाया है। उसकी नज़र में नाकामियाँ ही नाकामियाँ थीं। वह चाहता था कि मैं प्यार किए जाऊँ, कि यही कायनात की आत्मा है। अचेतन मन इस झगड़े में बिल्कुल अलग थलग रहा। ऐसा लगता है कि उस पर एक निहायत ही अजीबो गरीब नींद छाई हुई थी। यह जंग खुदा जाने किस मनहूस दिन शुरू हुई कि अब मेरी ज़िंदगी का एक अंग बनकर रह गई है। दिन हो या रात, जब कभी मुझे फुर्सत के कुछ लम्हे मिलते हैं, मेरे सीने के चटियल मैदान पर मेरे मुखर और जज्बाती वजूद हथियार बांधकर खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। उन लम्हों में जब उन दोनों के बीच लड़ाई ज़ोरों पर हो, अगर कोई मेरे साथ बात करे तो मेरा लहजा यकीन ही कुछ और किस्म का होता है। मेरे हलक में एक नाकाबिले बयान तल्खी घुल रही होती है। आंखें गर्म होती हैं और शरीर का एक एक अंग बेकल होता है। मैं बहुत कोशिश किया करता हूँ कि अपने लहजे को तुर्श न होने दूँ और कभी कभी इस कोशिश में सफल भी हो जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे कानों को कोई अप्रिय चीज़ सुनाई दे या मैं ऐसी कोई चीज़ महसूस करूँ जो मेरी तबीयत के एकदम खिलाफ हो तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। मेरे सीने की गहराइयों में जो कुछ भी उठता है ज़ुबान के रास्ते बाहर निकल जाता है और ऐसे मौक़ों पर जो शब्द भी मेरी ज़ुबान पर आते हैं बेहद तल्ख होते हैं। उनकी तल्खी और तुर्शी का एहसास मुझे उस समय कभी नहीं हुआ, इसलिए कि मैं अपने मिजाज से हमेशा और हर वक्त बाखबर रहता हूँ और मुझे मालूम होता है कि मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता। अगर मैंने अपने मिलने वाले में से या किसी दोस्त को नाखुश किया है तो उसका कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि ये ख़ास लम्हे हैं
जब मैं पागल से बेहतर नहीं होता था या तुम्हारे अल्फाज में शैतान होता हूँ। हालांकि यह लफ्ज़ बहुत सख्त है और इसे मेरे पागलपन पर लागू नहीं किया जा सकता। जब तुम्हारा पिछले से पिछला खत मिला था उस समय मेरा मुखर अस्तित्व मेरे जज्बाती वजूद पर हावी था और मैं अपने दिल से नर्म नाजुक गोश्त को पत्थर में बदलने की कोशिश कर रहा था। मैं पहले ही से अपने सीने की आग में फुका जा रहा था कि ऊपर से तुम्हारे खत ने तेल डाल दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा है। तुम दर्द भरा दिल रखते हो, हालांकि इसको अच्छा नहीं समझते। मैं इसको अच्छा क्यों नहीं समझता? इस सवाल का जवाब इंसानियत को कुचलने वाले हिंदुस्तान की निज़ाम है जिसमें लोगों की जवानी पर बुढ़ापे की मोहर लगा दी जाती है। मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है और यही वजह है कि मैं बीमार हूँ और बीमार रहता हूँ। जब तक मेरे सीने में दर्दमंदी मौजूद है मैं हमेशा बेचैन रहूँगा। तुम शायद इसे अत्युक्ति समझोगी, पर यह असलियत है कि यह दर्दमंदी मेरे लहू को बूंदों से अपनी खुराक हासिल कर रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ दर्द ही दर्द रह जाएगा और तुम्हारा दोस्त दुनिया की नज़रों से गायब हो जाएगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि दर्दमंदी की इस भावना ने मुझे कैसे कैसे भयानक दुख पहुँचाए हैं। यह क्या कम है कि मेरी जवानी के दिन बुढ़ापे की रातों में बदल गए हैं और जब मैं यह सोचता हूँ तो इस बात का इरादा करने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मुझे अपना दिल पत्थर का बना लेना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस दर्दमंदी ने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया है कि मुझसे यह नहीं हो सकता और चूंकि मुझसे यह नहीं हो सकता इसीलिए मेरी तबीयत में अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो गई है। शेर मैं अब भी सही नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि शायरी से मुझे बहुत कम दिलचस्पी रही है। लेकिन मुझे इस बात का पूरे तौर पर एहसास है कि मेरी तबीयत का झुकाव शायरी की तरफ है। शहर में बसने वाले लोगों की वजनी शायरी मुझे पसंद नहीं। देहात के हल्के फुल्के गीत मुझे बेहद भाते हैं। ये इतने स्वच्छ होते हैं कि उनके पीछे दिल धड़कते हुए नजर आ सकते हैं। तुम्हें हैरत है कि मैं रोमानी ट्रेजेडी क्यों कर लिखने लगा और मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एहसास को दूसरों की ज़बान में बयां करके अपना सीना खाली कर लेना चाहते हैं। ये लोग दिमाग से कोरे हैं और मुझे इन पर तरस आता है। यह दिमागी गरीबी माली मुफलिसी से ज़्यादा तकलीफदेह है। मैं माली मुफलिस हूँ, पर खुदा का शुक्र है जहनी मुफलिस नहीं हूँ, वरना मेरी मुसीबतों की कोई हद ना होती। मुझे यह कितना बड़ा इत्मीनान है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वही ज़बान से बयान कर लेता हूँ। मैंने अपने अफसानों के बारे में कभी गौर नहीं किया। अगर उनमें कोई चीज़ तुम्हारे कहने के मुताबिक जलवागर है तो वह मेरा बेकल वतन है। मेरा ईमान ना हिंसा पर है ना हिंसा पर, दोनों पर है और दोनों पर नहीं। मौजूदा बदलते हुए माहौल में रहते हुए मेरे ईमान में स्थिरता नहीं रही। आज मैं एक चीज़ को अच्छा समझता हूँ, लेकिन दूसरे दिन सूरज की रोशनी के साथ ही उस चीज़ का रूप बदल जाता है। उसकी तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ बन जाती हैं। इंसान का इल्म बहुत महदूद है और मेरा इल्म महदूद होने के अलावा बिखरा हुआ भी है। ऐसी सूरत में तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मुझ पर लेख लिख कर क्या करोगे प्यारे? मैं अपनी कलम की कैंची से अपना लिबास पहले ही तार तार कर चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे और नंगा करने की कोशिश न करो। मेरे चेहरे से अगर तुमने नकाब उठा दी तो तुम दुनिया को एक बहुत ही डरावनी शक्ल दिखाओगे। मैं हड्डियों का एक ढांचा हूँ जिस पर मेरा कलम कभी कभी पतली झिल्ली मरता रहता है। अगर तुमने झिल्लियों की यह तह उधेड़ डाली तो मेरा ख्याल है जो डरावनी सी सूरत तुम्हें मुंह खुले नजर आएगी उसे देखने की ताव तुम खुद में ना पाओगे। मेरी कश्मीर की जिंदगी, हाय मेरे कश्मीर की जिंदगी। मुझे पता है तुम्हें मेरी जिंदगी की इस खुशगवार टुकड़े के बारे में तरह तरह की बातें मालूम होती रहती हैं। ये बातें जिन लोगों के जरिए तुम तक पहुंची हैं उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए तुम्हारा यह कहना सही है
कि तुम उनको सुनकर अभी तक कोई सही राय नहीं बना सके। लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि यह कहने के बावजूद तुमने एक राय बनाई है और ऐसा करने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया है। अगर तुम मेरी तमाम तहरीरों को सामने रख देते तो तुम्हें यह गलतफहमी हरगिज हरगिज न होती। मैं कश्मीर में एक भोली भाली लड़की से मिलता रहा हूँ। मेरे दोस्त, तुमने मुझे सदमा पहुँचाया है। वज़ीर कौन थी? इसका जवाब थोड़े में यही हो सकता है कि वह एक देहाती लड़की थी, जवान और पूरी जवान। उस पहाड़ी लड़की के बारे में जिसने मेरी जिंदगी की किताब में कुछ पन्नों पर चंद हसीन नक्श बनाए हैं, मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। मैंने वज़ीर को बर्बाद नहीं किया। अगर बर्बादी से तुम्हारा मतलब जिस्मानी बर्बादी से है, तो वह पहले ही से बर्बाद हो चुकी थी। वह इसी बर्बादी में अपनी खुशी तलाश करती थी। जवानी के नशे में मस्त उसने इस गलत ख्याल को अपने दिमाग में जगह दे रखी थी कि जिंदगी का असली आनंद और मज़ा अपना खून खौलाने में है, और वह इस मकसद के लिए हर वक्त ईंधन चुनती रहती थी। यह तबाही भरा ख्याल उसके दिमाग में कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। हमारी जाति में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका काम सिर्फ भोली भाली लड़कियों से खेलना होता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वजीर उस चीज़ का शिकार थी जिसे सभ्यता और संस्कृति का नाम दिया जाता है। एक छोटा सा पहाड़ी गांव है जो शहरों के शोर हंगामे से बहुत दूर हिमालय की गोद में आबाद है, और अब तहजीब और तमद्दुन की कृपा से उसका परिचय शहरों से हो गया है। दूसरे शब्दों में, शहरों की जिंदगी उस जगह पहुंचनी शुरू हो गई है। खाली स्लेट पर तुम जो कुछ भी लिखोगे साफ तौर पर दिखाई देगा और साफ तौर पे पढ़ा जाएगा। वजीर का सीना बिल्कुल खाली था, दिनवी ख्यालात से पाक और साफ, लेकिन सभ्यता के खुरदरे हाथों ने उस पर निहायत भद्दे नक्श बना दिए थे जो मुझे उसकी गलत रवीज का कारण दिखते हैं। वजीर का मकान या झोपड़ा सड़क के ऊपर पहाड़ की ढलान में स्थित था, और मैं उसकी माँ के कहने पर हर रोज़ उससे जरा ऊपर चीड़ के पेड़ों की छांव में ज़मीन पर दरी बिछाकर कुछ लिखा पढ़ा करता था। और आमतौर पर वज़ीर मेरे पास ही अपने भैंस चराया करती थी। चूँकि होटल से हर रोज़ दरी उठाकर यहाँ लाना और फिर उसे वापस ले जाना मेरे जैसे आदमी के लिए एक मुसीबत थी, इसीलिए मैं उसे उनके घर में ही छोड़ जाता था। एक दिन की बात है, मुझे नहाने में देर हो गई और मैं टहलता टहलता पहाड़ी के कठिन रास्तों को तय करके जब उनके घर पहुंचा और दरी मांगी, तो उसकी बड़ी बहन से मालूम हुआ कि वजीर दरी लेकर ऊपर चली गई है। यह सुनकर मैं और ऊपर चढ़ा, और जब मैं उस बड़े पत्थर के पास आया जिसे मैं मेज के रूप में इस्तेमाल करता था, तो मेरी निगाहें वजीर पर पड़ी। दरी अपनी जगह पर बिछी हुई थी और वह अपना हरा कलफ लगा दुपट्टा ताने सो रही थी। मैं देर तक पत्थर पर बैठा रहा। मुझे मालूम था वह सोने का बहाना करके लेटी है। शायद उसका ख्याल था कि मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा और वह गहरी नींद का बहाना करके जागने में देर करेगी। लेकिन मैं खामोश बैठा रहा, बल्कि अपने चमड़े के थैले से एक किताब निकालकर उसकी तरफ पीठ करके पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। जब आध घंटा तक इस तरह गुजर गया तो लाचार होकर वह जागी। अंगड़ाई लेकर उसने अजीब सी आवाज़ मुंह से निकाली। मैंने किताब बंद कर दी और मुड़कर उससे कहा, मेरे आने से तुम्हारी नींद तो खराब नहीं हुई? वजीर ने आंखें मलकर लहजे को निंदासा सा बनाते हुए कहा, आप कब आए थे? अभी अभी आके बैठा हूँ। सोना है तो सो जाओ। नहीं, आज निगोड़ी नींद को जाने क्या हो गया है। कमर सीधी करने के लिए ज़रा देर को यहाँ लेटी थी कि बस सो गई। 2 घंटे से क्या कम सोई होंगी। उसके गीले होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी और उसकी आंखों से जो कुछ बाहर झांक रहा था उसको मेरा कलम बयान करने में असमर्थ था। मेरा ख्याल है उस वक्त उसके दिल में यह एहसास करवटें ले रहा था कि उसके सामने एक मर्द बैठा है और वह औरत है, जवान औरत, जोबन की उमंगों का उबलता हुआ चश्मा। थोड़ी देर के बाद वह गैर मामूली तौर पर बातूनी बन गई और बहक सी गई।
मैंने उसकी भैंस और बछड़े का जिक्र छेड़ने के बाद एक दिलचस्प कहानी सुनाई, जिसमें एक बछड़े से उसकी माँ के प्यार का किस्सा था। इससे उसकी आंखों की वे चिंगारियां ठंडी हो गईं, जो कुछ देर पहले लपक रही थी। मैं जाहिद नहीं हूं और ना मैंने कभी इसका दावा किया है। गुनाह और शवाब, सज़ा और जज़ा के बारे में मेरे विचार दूसरों से अलग है और यकीनन तुम्हारे ख्यालों से भी बहुत अलग हैं। इसी तरह औरतों के बारे में भी मेरे विचार अजीबोगरीब हैं। मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इसके लिए मन की शांति, समय चाहिए। पर बात आ गई है तो एक घटना बयान करता हूँ, जिससे तुम मेरे ख्यालों के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकोगे। बातों बातों में एक बार मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि हुस्न अगर पूरे शबाब और जुबन पर हो तो वह दिलकशी खो बैठता है। मुझे अब भी इस ख्याल पर यकीन है, पर मेरे दोस्त ने इसे एक बेमानी दलील बताया। हो सकता है तुम्हारी निगाह में भी यह बेमानी हो, मगर तुमसे अपने दिल की बात कहता हूँ। उस हुस्न ने मेरे मन को कभी अपनी ओर नहीं खींचा जो पूरे शबाब पर हो। उसको देखकर मेरी आंखें ज़रूर चौंधिया जाएंगी, मगर इसका यह मतलब नहीं कि उस हुस्न की तमाम कैफियतें मेरे दिल और दिमाग पर तारी हो गई हैं। शोख और भड़कीले रंग कभी उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते जो नर्म और नाजुक रंगों और लकीरों को हासिल है। वह हुस्न यकीनन इज्जत के काबिल है, जो आहिस्ता आहिस्ता निगाहों में जज्ब होकर दिल में उतर जाए। रोशनी पर चौधियाने वाला शोला दिल की जगह नसों पर असर करता है, लेकिन इस फिजूल बहस में पड़ने में क्या फ़ायदा। मैं कह रहा था कि मैं जाहिद नहीं हूँ, और यह कहते समय मैं दबी ज़बान में बहुत सी चीज़ों को स्वीकार भी कर रहा हूँ। लेकिन उस पहाड़ी लड़के से जो शारीरिक लज्जतों पर मोहित थी, मेरे संबंध सिर्फ ज़हनी और रूहानी थे। मैंने शायद तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर औरत से दोस्ती की जाए तो उसके अंदर अनोखापन होना चाहिए। उससे इस तरह मिलना चाहिए कि वह तुम्हें दूसरे से बिल्कुल अलग समझने पर मजबूर हो जाए। उसे तुम्हारे दिल की हर धड़कन में ऐसी पुकार सुनाई दे जो उसके कानों के लिए नई हो। औरत और मर्द और उनका आपसी रिश्ता हर बालिग आदमी को मालूम है, लेकिन माफ़ करना, यह रिश्ता मेरी नज़रों में पुराना हो चुका है। इसमें सरासर हैवानियत है। मैं पूछता हूँ, अगर मर्द को अपनी मोहब्बत का केंद्र किसी औरत को ही बनाना है तो वह इंसानियत के इस पाकीज़ा जज्बे में हैवानियत को क्यों जगह दे? क्या इसके बिना प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता? क्या जिस्मानी मशक्क़त का नाम मोहब्बत है? वज़ीर को यही भरम था कि शारीरिक लज्जतों का नाम प्यार है, और मेरा ख्याल है जिस मर्द से भी वह मिलती थी वह प्यार का मतलब इन्हीं शब्दों में बयान करता था। मैं उससे मिला और उसके सारे विचारों का विरोधी बन गया। मैंने उसमें दोस्ती पैदा की। उसने अपने भड़कीले रंग के सपनों का फल मेरे वजूद में खोजने की कोशिश की, पर उसे निराशा हुई। लेकिन चूंकि यह गलत होने के साथ साथ मासूम भी थी, मेरी सीधी सादी बातों ने उस निराशा को हैरत में बदल दिया, और धीरे धीरे उसका यह आश्चर्य इस ख्वाहिश का रूप धारण कर गया कि वह इस नई रस्म राह की गहराइयों की जानकारी हासिल करे। यह ख्वाहिश यकीनन ही एक पाकीज़ा मासूमियत में बदल जाती, और वह अपने औरतपन का पिछड़ा गौरव फिर से हासिल कर लेती, जिसे वह गलत रास्ते पर चलकर खो बैठी थी। लेकिन अफसोस, मुझे उस पहाड़ी गांव से अचानक भीगी आंखों के साथ अपने शहर वापस आना पड़ा। मुझे वह अक्सर याद आती है। क्यों? इसलिए कि विदा होते समय उसकी सदा मुस्कुराती आंखों में दो छलकते हुए आंसू बता रहे थे कि वह मेरी भावना से काफ़ी प्रभावित हो चुकी है, और सच्ची मोहब्बत की एक नन्ही सी किरण उसके सीने के अंधेरे में दाखिल हो चुकी है। काश मैं वज़ीर को प्यार की तमाम ऊंचाइयों से परिचित करा सकता, और क्या पता है कि वह पहाड़ी लड़की मुझे वह चीज़ हासिल करा देती जिसकी खोज में मेरी जवानी बुढ़ापे के सपने देख रही है। यही है मेरी दास्तान, जिसमें बकौल तुम्हारे लोग अपनी दिलचस्पी का सामान तलाश करते हैं। तुम नहीं समझते, और न ये लोग समझते हैं कि मैं ये कहानियाँ क्यों लिखता हूँ। फिर कभी बताऊँगा और समझाऊँगा। तो ये थी कहानी एक खत
कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।